हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोले। फ्रेंड्स, आज की क्लास, आज की वीडियो में जो माइंस में जो हवा होती है, एयर होती है, जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक बार जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एक बार बराबर क्या होता है, जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है, उसको मैं शेयर करूंगा और उसके ऑप्शन को आप टिक लगाइएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्लास वेंटिलेशन की जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं शेयर करता हूं और उसके ऑप्शन को आप टिक लगाइए और देखिए कि क्या होता है। और उसको रेफरेंस को मैं भी शेयर करूंगा, साथ ही बोर्ड में आकर के एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। डीजीएमएस के एग्जामिनेशन जो जून महीने 2025 में होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए चलिए, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या ओवरमैन माइनिंग सरदार के कैंडिडेट्स हमारे साथ इस स्क्रीन शेयर जो कर रहा हूं उसके साथ अपने नज़र को मूव करिए मेरे कर्सर के साथ और क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझकर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए और आपको कर्सर ले आता हूं आपके सामने। तो यहां पर दिख रही है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एफएमसी वेंटिलेशन 2015 में पूछी गई है। एक बार प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, मतलब एक बार प्रेशर किसके बराबर होती है। ऑप्शन 1 कह रहा है 1 किलो पास्कल, 2 कह रहा है 10 किलो पास्कल, 3 कह रहा है 100 किलो पास्कल, 4 कह रहा है 1000 किलो पास्कल, 5 कह रहा है नन ऑफ द ऑप्शन। आंसर यहाँ मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो टैग है उसके नीचे छिपी हुई है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर मैं यहाँ कह दिया हूं पेज नंबर 65 ऑन मिश्रा सर 03 सिलेबस यूट्यूब चैनल। तो यहां पर आने से पहले जो सिलेबस मैं शेयर करूंगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो उसके पहले जो एक बार बराबर कितना किलो पास्कल होता है उसको आप निकालना सीख लीजिए, जान लीजिए। जैसे कि आप ये कहते हैं कि जो अपना ये पूछ रहा है एक बार इक्वल्स टू हाउ मैनी किलो पास्कल, तो यहां पर एक बार जो होती है वो क्या कहलाती है, एक केजी, एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या कहते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक केजी यहां पर दिखाई दे रही है और सेंटीमीटर अगर ये अपॉन में दिखाई दे रही है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है। और यहां पर एक केजी तो रहेगी ही, बटे में सीएम, सीएम को मीटर में चेंज करना है तो ये 100 मीटर हो जाती है और ये 100 मीटर हो जाती है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये 2 जीरो कितनी जीरो हो जाती है, 4 जीरो, 4 जीरो, एक 100 मीटर नहीं, एक सेंटीमीटर में 100 मीटर नहीं, ये क्या करेंगे हम लोग, एक बटे 100 मीटर और इंटू 1/100 मीटर। ये जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो ये 100 मीटर जंप करके ऊपर पहुंच जाता है। तो क्या हो जाता है यहां पर 10,000 क्या हो जाता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, 10,000 केजी पर मीटर स्क्वायर। और आप ये कहते हैं कि एक एम एम ऑफ वाटर गॉज इक्वल्स टू 10 पास्कल, 10 पास्कल, एक एम एम ऑफ वाटर गॉज इक्वल्स टू 10 पास्कल। तो यहां पर आप कह रहे हैं एक एम एम ऑफ वाटर गॉज इक्वल्स टू 10 पास्कल, तो ये 1000 हो गई और पहले का 10 हो गया। तो इस तरह से ये अपने इस जगह को रख ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 10 पास्कल, जिसको हम लोग 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 एमएम ऑफ वाटर गॉज को कहते हैं। तो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 एमएम ऑफ वाटर गॉज का बोलेंगे, तो जिसको आप ये कह रहे हैं क्या चीज, 10,000, तो 10,000
आप करेंगे और पहले का एक जीरो और है, तो इस तरह से 1 लाख हो जाता है। 1 लाख मतलब कि 1 लाख पर 1 पर 5 जीरो, तो अगर किलो में निकालेंगे तो ये 3 जीरो का किलो हो जाता है, 100 किलो पास्कल हो जाएगी, यानी कि 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल हो जाएगा। अब इसके जो ऑप्शंस हैं उसके तहत आप ये देखिए, जो कि स्क्रीन पर मैं शेयर किया हूं, क्या दिख रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपको राइट दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 100 किलो पास्कल, 1 बार इक्वल प्रेशर इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। अब मैं अगर सिलेबस की दिखाऊं तो सिलेबस जो आपकी पेज नंबर 65 मिश्रा सर 03 सिलेबस यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ पर रखा हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ। कितना पेज नंबर 65, तो ये वेंटिलेशन सिलेबस है और मैं 65 पेज पर आ जाता हूँ। तो ये 65 पेज पर मैं आ गया, तो ये देखिए यहाँ पर 65 में जाओ, स्लाइड शो के तहत मैं इसको बड़ा कर दूं, तो ये सिलेबस में मैं इंक्लूड किया हूँ 4.2 डीजीएमएस के जो सिलेबस है, डेंसिटी ऑफ एयर एंड मोटिव कॉलम। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 mm ऑफ वाटर गॉज इक्वल्स टू 1.034 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 mm ऑफ वाटर गॉज जो होती है लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है, जो 1 बार के बराबर होता है। और 1 बार को हम लोग कितना कहते हैं, 1 लाख पास्कल या 100 किलो पास्कल कहते हैं। तो यहाँ पर 100 किलो पास्कल आपने टिक लगा लिया, बाकी हम लोग क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग ये देख लिए, अगले प्रश्न पर फिर से आते हैं, और जो हम लोग की दूसरी प्रश्न होगी, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दूसरी प्रश्न पर। ये देखिए एफएमसी वेंटिलेशन 2015 का। अब आते हैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन, सही स्टेटमेंट को चुनना है। 1 कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। कहने का मतलब कि जैसे ये प्रश्न पूछते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहने का मतलब ये जो हवा होती है जिसको हम लोग अगर मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एवं अन्य कार्बन एंड आर्गन एंड अदर गैसेस हैं। इसको अगर अलग अलग करके आप डिफरेंट बॉटल में भरना चाहें तो उसको कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करके निकालनी पड़ती है। और इसके संबंध में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम साहब ने, एक तो आप ग्राहम्स रेशियो पढ़ते हैं फायर के स्टेटस जानने के लिए, लेकिन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये कहा गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इक्वल्स टू जो होती है, इसको आर से अगर डिनोट करते हैं तो 1 अपॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन रूट ओवर डी स्क्वायर। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ देयर गैसेस है, डेंसिटी ऑफ देयर गैसेस है। कहने का मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, में है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब कि जो गैस भारी होगी वो देर से डिफ्यूज होगी, अलग होगी, जो गैस पहले हल्की होगी वो गैस पहले डिफ्यूज होगी। तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है, जो डीजे देशमुख साहब के सेकंड वॉल्यूम के दूसरे पेज में ही इसकी चर्चा की गई है। और इसी नियम से आप गैस जो सैंपल लेते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सी गैस कितनी परसेंटेज मात्रा में उपलब्ध है। तो यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ऑप्शन 4 को आप टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर जॉन्स ट्रिकेट रेशियो ऑफ 0.4 इंडिकेट्स, मतलब कि ऑप्शन ए कहता है नो फायर, 2 कहता है वुड फायर, 3 कहता है कोल फायर, 4 कहता है फायर ऑयल फायर, नो एनी इंडिकेशन। कहने का मतलब जॉन्स साहब और ट्रिकेट साहब ने क्या दिया था, एक रेशियो दिया था 2002 में, जो सिम्फार डिगवाडी में धनबाद में थी। तो वहां पर इसकी एनालिसिस करके जॉन्स और ट्रिकेट साहब ने एक रेशियो दिया था, जिसके आधार पर आप फायर की स्थिति का पता लगाते हैं। उसके लिए आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो जो रेशियो होती है, जो भी आप
CO2 लिए रहते हैं। तो CO2 का परसेंटेज सैंपल में जो शील्ड ऑफ एरिया के अंतर्गत या कहीं का भी जो CO2 की परसेंटेज है उसको आप डायरेक्ट रखिए, और उसमें जो है आपको जो CO मिलती है उसको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन CO को जो आप प्लस करते हैं तो वो 3/4 करेंगे, 3/4 मतलब कि 3 से गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए, और इसमें माइनस कीजिए कितना का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आपको जो भी परसेंटेज आई हुई है तो हाइड्रोजन का आप माइनस करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, 1/4 का करेंगे। ये कौन किया था, जॉनसन ट्रिकेट साहब ने किया था। अब जो ये आएगी उसको में से आपको भाग देनी है, किसको भाग देनी है, नाइट्रोजन जो सबसे अधिक सैंपल में रहती है आग लगे हुए क्षेत्र में। तो यहां पर मानते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसमें हम लोग 1/4 का, लगभग 1/4 का, जिसको हम लोग कहेंगे 1/4 ऑफ N2, और माइनस करते हैं इसमें से O2 को माइनस करते हैं। और अगर ये जो रेशियो है ये कितनी आती है, तब जा करके हम लोग पकड़ते हैं कि लकड़ी का में आग लगा है, कोयले में आग लगा है, कि बेल्ट में आग लगा है, या अन्य चीज में लगा है। तो ये जॉनसन ट्रिकेट रेशियो था जिसको मैं याद करवाने का प्रयास किया, और हर एग्जाम में ये पूछती है, तो मैं स्क्रीन पर फिर से शेयर किया हूं। आप देख रहे होंगे कि अगर 0.4 से 0.5 के, मेरे कर्सर जो रेफरेंस दिया हूं, और साथ ही जो पेज नंबर 106 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल है, मिश्रा सर 03 सिलेबस है यूट्यूब चैनल का, तो वो जो है आप उस पर जाकर के भी पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 0.4 से 0.5 में मीथेन बर्निंग होता है, 0.5 से 1 के लगभग होता है तो कोल बर्निंग होता है, बेल्टिंग होता है, तेल में आग लगा होता है, इंसुलेशन में आग लगा होता है। और अगर 1.5 के लगभग है, 0.9 से 1.6 में टिम्बर इज बर्निंग। तो 0.4 दिया है तो इसका मतलब है कि 0.4 में मीथेन बर्निंग होता है। तो मीथेन बर्निंग में नो फायर, वुड फायर, कोल फायर, ऑयल फायर, तो यहाँ नॉन ऑफ द नो एनी इंडिकेशन। 0.4 दिया है तो मीथेन बर्निंग होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन में यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं इसको छोटा करके एक टैग को हटाता हूँ, तो नो फायर लिखा हुआ है। 0.4 इंडिकेट्स द नो फायर, तो टिकट रेशियो नो फायर, मतलब कि 0.4 से मीथेन बर्निंग देता तो हम लोग जरूर टिक लगाते, मीथेन बर्निंग हो रही है। लेकिन 0. लेस देन यहाँ पर होनी चाहिए क्या, टिकट रेशियो लेस देन 0.4, तब जो है नो फायर कहेंगे। अन्यथा 0.4 से 5 के बीच में होगी, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5 इस तरह से हो जाएगी, तो उसको हम लोग जो है वो कहेंगे मीथेन बर्निंग कहेंगे। तो चलिए आपने ये देख लिया जॉनसन ट्रिकेट रेशियो। और सिलेबस में 106 की बात करूं तो मैं 106 नंबर पेज पर ले आऊं, तो ये वेंटिलेशन की सिलेबस है जिसमें 106 नंबर पर मैं पहुंच जाता हूं। फर्स्ट क्लास की ये जो सिलेबस है 106 नंबर पर मैं पहुंच गया। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको बड़ा करके क्लास के दौरान इसको डील करूँगा। जैसे कि यहाँ पर दिखी हुई है क्या चीज़, जो स्पॉन्टेनियस सीटिंग होती है तो उसका इनिशियल स्टेज क्या होता है, अभी छोटी दिखाई दे रही है, क्लासेस के दौरान हम इसको डील करेंगे। तो ये जो है आपको 8.2 स्पॉन्टेनियस कंबस्टन मैकेनिज्म ससेप्टिबिलिटी इंडिकेटर्स, 8.3 में डिटेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस माइन फायर, 8.3 बी में प्रिवेंशन रखा हूं। तो चलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं फिर से आता हूं उसके ऊपर जिस पर हम लोग प्रश्न में चर्चा कर रहे थे। तो तीसरा प्रश्न क्लियर हो गई है। चौथा प्रश्न क्या कहता है, द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन माइनस एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इच शिफ्ट टू विच पर्सन इज एक्सपोज्ड एट एनी वर्किंग इज शैल नॉट एक्सीड्स डैश डैश वेयर द फ्री सिलिका इज इन एयर बर्न डस्ट इज सिलिका इन एयर बर्न डस्ट इज डैश डैश और लेस। कहने का मतलब कि एवरेज कंसंट्रेशन रेस्पिरेबल डस्ट जो हमारे सांसों से माउथ में घुसती है माइन एटमॉस्फेयर में काम करने के दौरान जो रहती है, तो जब वो काम करते हैं तो वो माइन एटमॉस्फेयर में कितनी एवरेज कंसंट्रेशन श्वसनीय धूल की होनी चाहिए, जबकि सिलिका परसेंट कितना से कम होना चाहिए। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन जो 2015 की प्रश्न है, तो अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दिया हूं। 2017 के अनुसार जब 143 रेगुलेशन का 143 रेगुलेशन का जो सब रेगुलेशन 2 है उसमें कहा गया है कि जब सिलिका परसेंट 5% से कम होता है तब जो परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट
डस्ट हवा में जो उड़ती है वो 2 मिलीग्राम, जो कि एक सोने की वजन जब मेजर करने जाते हैं तो उस 2 मिलीग्राम का वैल्यू आप समझते हैं, तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जो हवा का वॉल्यूम दिखाई देता है उसमें 2 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो जिसके आधार पर डीजीएम में सर्कुलर भी एक्सेप्ट की गई है, वहां पर बताई गई है 1 मिलीग्राम, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख चुके क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर 3% नहीं, 3 मिलीग्राम नहीं, 5 मिलीग्राम नहीं, 3 मिलीग्राम नहीं, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर 5%। तो आंसर 5 को आप दे सकते हैं, 4 का 5 दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं। ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ CO2 गिव्स ऑफ टू CO2 कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड। मतलब कि हम लोग, हमारे मुंह से जो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम लोग मुंह के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, यानी कि ब्रीद आउट ब्रीद इन का रेशियो क्या होता है, तो ये ध्यान रख लीजिए, रेस्पिरेटरी कोसेंट कहलाता है। आपके बगल में पिक्चर भी दिखाई दे रही है, रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट याद रखिए, ब्रीद आउट बटे ब्रीद इन। ये ब्रीद आउट हुई, फिर ब्रीद इन, तो ये जो रेशियो होती है ब्रीद आउट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का रेशियो, वो कहलाता है रेस्पिरेटरी रेशियो, रेस्पिरेटरी कोसेंट। तो आपने जान लिया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4। चलिए आते हैं 6 नंबर पर। व्हेन कोल इज बर्न्ड विथ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अपर्याप्त ऑक्सीजन के सप्लाई में अगर कोयले को जलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन पर ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन टेट्राऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने आप कहते हैं कि कार्बन को, कोयले के कार्बन को आप अगर जला रहे हैं और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये हाफ आप O2 ले लीजिए, हाफ O2 ले लीजिए और इसको आप कोयला, ये क्या है, कोयला है, कार्बन है, कोल है, इसको आप जला रहे हैं, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, हाफ O2 कहने का मतलब कि आपका इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो इस केस में यहां पर जब बनेगी तो ये 2 कट जाता है, क्या बनता है, सिंगल O रहती है, तो ये CO ही बनता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन CO ही बनता है। और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आग लगने के दौरान, खासकर स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब होती है तो उस दौरान हम लोग इसकी देखते हैं कि इसकी परसेंटेज बढ़ी हुई होती है, जिसको ग्राम्स रेशियो के तहत पढ़ते हैं। तो यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देख लिया, रेशियो ऑफ CO2 गिव्स ऑफ टू O2 कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोसेंट, इसको देख लिया। व्हेन कोल इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसको देख लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपने टिक लगा लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन ए वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वेट बल्ब टेम्परेचर इज फाउंड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड, द एयर वेलोसिटी शुड नॉट बी लेस देन द। तुरंत जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं तो ऑप्शन जानने के पहले ही आपके दिमाग में बढ़ गई है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन रेगुलेशन 153 का जो 1 का ई है, जिसमें कहा गया है कि 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 33.5 डिग्री 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से वेट बल्ब का टेम्परेचर WB वेट बल्ब टेम्परेचर अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है तो आप 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, जो कि नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कम स्पीड से आप हवा नहीं बहने देते, मतलब उससे अधिक ही बहाते हैं, ताकि टेम्परेचर को मैनेज करके वर्कर कंफर्टेबल कंडीशन में अपना काम को संपन्न कर सकें। तो आपने ये जान लिया ऑप्शन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ 0.2 CO इनहेलेशन बाय ह्यूमन, मतलब कि जब व्यक्ति 0.2% वाला कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हवा में सांस लेता है तो उसका क्या होगा, 5 मिनट में डेथ कर जाएगा, पल्पिटेशन एंड गिडीनेस होगी, हेडेक और कोलैप्स हो जाएगा, डेथ इन 10 मिनट होगा, डेथ इन 1 मिनट होगा। तो CO का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हर साल पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, आपको इसको अच्छे से ध्यान करके रखना पड़ेगा। CO का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैं ये देखिए यहाँ पर मैं रेफरेंस के तौर पर रखा हूं, पेज नंबर 12 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल जो सिलेबस में दी गई है उसको मैं शेयर करता हूं, और उसके तहत हम लोग जो है ये पेज नंबर 12 पर मेरे को जाना है। वेंटिलेशन में आ गया, मैं वेंटिलेशन के सिलेबस में और पेज नंबर 12 पर पहुंच जाता हूं, और एक टेबल जो मैं बना करके रखा हूं उसके तहत आप पूरी गैसेस के जो सिम्टम्स हैं, क्या क्या माइन गैसेस परमिसिबल, मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा करता हूं, पहले उस पेज को निकाल लेता हूं जिस पर इसकी चर्चा की गई
है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं स्लाइड शो की तरफ पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि आप जो है उसको अच्छे से देख सकें। तो मैं कर्सर उसी जगह पर रखता हूं जहां पर हम लोग उसकी जो है देखने वाले हैं। तो सीओ व्हाइट डैम्प, जिसको परमिसिबल लिमिट 0.005% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसको 50 ppm भी कहते हैं, डीजीएमएस सर्कुलर 1/2018 में डीजल पंप इक्विपमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी यही कही गई है। लेकिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, आपको माइन गैसेस का नाम, जनरेशन, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट और अदर जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कॉलम के तहत स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट जो सीओ की दिखाई दे रही है 0.0016% में हार्मलेस आफ्टर लॉन्ग टाइम में वर्क, लॉन्ग टाइम वर्क करेंगे तब आपको नुकसानदेह होती है 0.0016% में, लेकिन 0.01% में स्लाइट हेडेक और क्रोनिक पॉइजनिंग होती है। ये इसको एकदम से अच्छे से याद करके रखना होगा ये टेबल के साथ। 0.02% में हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, पल्पिटेशन होती है। डिजीनेस तो हम लोग स्लीपिंग टेंडेंसी को बोलते हैं, और गिडीनेस जो है चक्कर जो आती है उसको बोलते हैं। पल्पिटेशन में बीट फास्ट हो जाती है। 0.1% अगर यहीं पर सीओ हो जाती है तो अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाएंगे आप 1.5 घंटे में। 0.2% में डेथ इन 10 मिनट में हो जाते हैं, और 0.4% में 1 मिनट में फेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.2 में 10 मिनट में आप डेथ हो जा रहे हैं। तो मैं फिर से उसी प्रश्न पर आता हूं और ऑप्शन को आप चूज करिए कि क्या है वहां पर कहती है। तो सीओ के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल पर आपने देख लिया। मैं वहीं पर आता हूं जहां पर यह प्रश्न कही गई थी। तो यहां पर 8वां नंबर प्रश्न को आप ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, डेथ इन 1 मिनट। अगर यही 0.4% देता तो डेथ इन 1 मिनट आप क्लिक लगाते। तो यहां पर आपने 8वां प्रश्न को क्लियर कर लिया, और साथ में यहां पर द पीरियड ऑफ टाइम दैट elapse बिटवीन द एप्लीकेशन, मैं थोड़ा स्लाइड शॉट के तहत बड़ा करता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, तब मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। द पीरियड ऑफ टाइम दैट elapse बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ एन इग्निशन सोर्स एंड अपीयरेंस ऑफ ए फ्लेम इज कॉल्ड द क्या कहलाता है? इग्निशन टाइम कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, लॉग ऑन इग्निशन कहलाता है, फायर टाइम कहलाता है, एक्सप्लोजन टाइम कहलाता है। कहने का मतलब जैसे ही माचिस की तीली, लाइटर या अन्य इग्निशन सोर्स, कोयले या अन्य जो फ्यूल होती है उसके संपर्क में आता है, तो उसमें संपर्क में आने के बाद से लेकर के जो उसमें इग्निशन चालू हो जाती है, इग्निशन चालू हो जाती है, फ्लेम का दिखना जो चालू हो जाता है, उसके बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप लैग ऑन इग्निशन कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, और जो मैं रेफरेंस दिया हूँ डीजी देशमुख साहब का, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो डीजी देशमुख साहब की ये जो कट पेस्ट है, जिसमें कि आप भी अपने बुक से देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है इस कट पेस्ट से। तो देखिए, लैग ऑन इग्निशन जनरली जो मिक्सचर होता है मीथेन, या जो हमारी मीथेन एयर मिक्सचर होती है, 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाती है? इग्नाइट हो जाती है। तो उतना टेम्परेचर उसको चाहिए, लेकिन जो ये टाइम उतना पहुंचने में, टेम्परेचर उतना पहुंचने में जो उसको लगती है, तो 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन 1 मिनट के अंदर देखिए यहाँ पर इसको आप अगर पढ़ डालेंगे, मैं स्लाइड शो के तहत थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो और आप अच्छे से जान जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन इज दैट व्हेन द कॉन्टैक्ट विद द हॉट सोर्स इट इग्निशन नॉट इमीडिएटली बट विथ ए डिले, कुछ समय के बाद ही वो तुरंत आग में पकड़ पाता है। दैट इज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम विच डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ 650 से डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो डिले 10 सेकेंड का होता है, और अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो 1 सेकेंड पर ही जो है उसकी डिले होती है, जिसको लैग ऑन इग्निशन कहते हैं। तो ये आपने देख लिया। साथ ही ये जो 30% हाइड्रोजन दी हुई है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि क्लासेस में इसके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि कब से चालू होने वाली है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। क्लासेस की जो क्लासेस ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल, कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 93080630 पर कॉन्टैक्ट करके आप जो न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हो रही है मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जो पुरानी चैनल थी उसको मैं नाम नए चैनल के रूप में दिया हूं मिश्रा सर 03। मिश्रा सर 03 के तहत स्टडी करेंगे। वेंटिलेशन 9/4/25 से 23/4/25 के बीच में हो रही है, और इसकी स्टडी करके आप डीजीएमएस के एग्जामिनेशन को आप पास कर सकते हैं। मशीनरी 9/5/25 से 23/5/25 के बीच में होती है। अगर कोई कैंडिडेट क्लास करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस चल रही है, वीडियो भी अवेलेबल कराते हैं क्लासेस के तुरंत बाद। तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रही है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेंडिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, लेजिस्लेशन ओवर मैनुअल मशीनरी की क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है, उसको भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मैं पिछले पेज पे आता हूं जिसमें कि
एक प्रश्न की जिक्र की गई थी लैग ऑन इग्निशन, तो आप इसमें टिक लगा दियो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से उसको आंसर को टिक लगा सके। तो लैग ऑन इग्निशन पीरियड ऑफ टाइम दैट एलैप्स बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ एन मैच लाइट शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं। तो एप्लीकेशन इग्निशन सोर्स दैट अपीयरेंस ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड द लैग ऑन इग्निशन। 10वां नंबर, गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट एनालिसिस सेपरेट एंड एनालाइज कंपोनेंट ऑफ गैस मिक्सचर बाय एब्जॉर्बेंट मोलिकुलर स्पेसिस बॉइलिंग वाटर कैटलिस्ट नन ऑफ द अपतम। तो यहाँ पर मोलिकुलर स्पेसिस दिखाई दे रही है, इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है। मोलिकुलर स्पेसिस होती है गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट होता है, जिसमें कि जैसे कि ग्राम के विसरण नियम में आपने देखना कि गैसों को क्या करते हैं अलग अलग करके कितनी परसेंटेज में है वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको कैरियर गैस सिलेंडर दिखाई दे रही है जिसमें जनरली हीलियम भरा होता है, और इसमें से जब वाल्व को नोजल को आप खोलते हैं तो इसमें से हीलियम गैस निकलने लगती है, और वे फ्लो कंट्रोल डिवाइस से इस हीलियम गैस को कंट्रोल करते हैं। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है जहां पर माइन के अंदर का जो एयर सैंपल लिए रहते हैं इंजेक्शन के रूप में आप यहां पे इंसर्ट करते हैं, और ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम कहलाता है जो कि इसमें बीड्स भरी होती है, और इस बीड्स में जो होती है पॉलीमर बीड्स होती है जिसकी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये आउटलेट है जहां पर डिटेक्ट होती है, और क्रोमेटोग्राम में हमको उसकी परसेंटेज कौन कितनी किसकी है वो हमको कंप्यूटर में डाटा दिखाई देती है। तो इस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट एंड एनालिसिस कंपोनेंट ऑफ गैस मिक्सचर बाय द मोलिकुलर स्पेसिस से हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपने 10 क्वेश्चन 2015 वेंटिलेशन का देखा, लेकिन वेंटिलेशन का 2015 का इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली, चाहे वेंटिलेशन फर्स्ट क्लास की हो, लेजिस्लेशन की हो या वर्किंग की हो। आपको इनके क्वेश्चंस जो है मेरे साथ डेली सीरीज की स्टडी कीजिए। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करके अपने सर्टिफिकेट को गेन कर सके, प्रमोशन पा सके या जॉब को एस्टेब्लिश कर सके। फ्रेंड, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से नए